नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरीके से फूंक दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राज्यों में घूम घूम कर दौरे कर रहे हैं जिन राज्यों में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को या तो उतनी सफलता नहीं मिली थी या वो भारतीय जनता पार्टी वहां हारी थी। ऐसी 132 सीटें हैं दक्षिण और बंगाल और आसपास के इलाकों में, उड़ीसा, बंगाल, उन इलाकों में तमिलनाडु में प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। इसके उलट बीती शाम से लेके आज तड़के भोर पहर तक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। ये मैराथन बैठक थी। लगातार खबरें ये हैं कि 3:30 पौने 4 बजे प्रधानमंत्री उस बैठक से गए और सुबह 11 बजे झारखंड में मौजूद थे। उसके बाद बंगाल के दौरे पर पहुंच गए और संदेश खाली का संदेश देते हुए ये कहा कि पूरा देश आक्रोश में है इस घटना से, और ममता बनर्जी को उनसे शिष्टाचार मुलाकात करके अपनी सफाई भी देनी पड़ी। तो कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है, बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, इस नारे को चरितार्थ करने के लिए या इसको हकीकत में उतारने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए नरेंद्र मोदी लगातार पूरे प्रयास कर रहे हैं। उनकी पार्टी एक एक कार्यकर्ता, शीर्षस्थ नेता होने के बावजूद प्रधानमंत्री उस हर शख्स से बात कर रहे हैं जो उन्हें एक सीट दिला सकता है, उससे भी बात कर रहे हैं जो सहायक हो सकता है। लेकिन इसके उलट एक बड़ी सर्जरी बीजेपी संगठन और केंद्रीय चुनाव समिति करने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे मंत्रियों के टिकट कटेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो 80 लोकसभा सीटें हैं वहां पे 30-32 टिकट कटेंगे और पूरे देश में तकरीबन 80 से 100 जो सांसद हैं उनके टिकट कट सकते हैं, बदले जा सकते हैं। इसमें तमाम केंद्रीय मंत्री भी हैं। बहुत सारे उन लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है जो या तो राज्यसभा में हैं या राज्यसभा से मंत्री पद का सुख भोगते रहे हैं। उनकी भी इस बार टेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि विपक्ष 19 से थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि विपक्ष इंडिया गठबंधन खंड हो गया, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से थोड़ा बेहतर विपक्ष नजर आ रहा है। और शायद इस बात की चिंता या आभास बीजेपी को भी है कि विपक्ष कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत पैदा कर सकता है। इसलिए कोई भी कील कांटा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, उसके रणनीतिकार अमित शाह, नड्डा, नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़े नेता हैं पार्टी के, कोई कसर कहीं छोड़ नहीं रहे हैं। बीजेपी की तैयारियां धुआंधार हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत थोड़ी सी चर्चा हुई है, करीब 35 मिनट की केंद्रीय चुनाव की बैठक में। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जिन लोगों को एनडीए में वापस लाया गया है, राजभर हैं या आरएलडी के नेता जयंत चौधरी हैं, तो इन आरएलडी और राजभर की पार्टी सुभाषपा से एक मंत्री भी बनने की बात हो रही है। अखिलेश यादव ने आज फिर तंज कसा ओम प्रकाश राजभर पर कि भाई मंत्री बना दो उन्हें, वो होली नहीं मनाएंगे। इस तरीके की बातें पलटवार हो रहे हैं। लेकिन बिहार में एक विपक्षी जो महागठबंधन है, आरजेडी का एक विधायक और एनडीए में चला गया। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में 6 विधायक जा ही चुके हैं। उससे पहले कांग्रेस के बिहार में 2 विधायक चले ही गए थे। तो कुल मिला के चारों तरफ एनडीए की तरफ नेताओं का रुख भी है, लेकिन एनडीए बहुत सशक्त तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जो एक पब्लिक परसेप्शन भी नरेंद्र मोदी बना रहे हैं कि 400 पार। लेकिन हकीकत यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सारे के सारे हिंदी भाषी राज्य तो जीत चुके हैं, तो क्या सीटें बढ़ जाएंगी? कैसे 400 पार होगा? तो उसका फार्मूला यह है कि जिन सीटों पर पिछली बार विपक्ष जीता था या बीजेपी बहुत कम अंतर से हारी थी, वहां पर बीजेपी की कवायद है। लेकिन
क्या इसके लिए एक बड़ी सर्जरी करनी होगी? क्या सर्जरी से प्रधानमंत्री संगठन की सर्जरी से या टिकट चाहने वालों की या मौजूदा जो सांसद हैं उनकी सर्जरी से क्या 400 पार मुमकिन हो पाएगा? क्या ये बड़ा सवाल। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, मैराथन बैठक कहा जा रहा है, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट आ रही है। मीडिया में तरह तरह की कयासबाजियां हो रही हैं। कोई कह रहा है 132 की लिस्ट पहले आ रही, कोई कह रहा 100 की लिस्ट आ रही। सोशल मीडिया पर तो लगातार जो कैंडिडेट हैं, जो लोकसभा के संभावित प्रत्याशी हैं, उसमें बाकायदे सीटों के समेत कि भाई राजनाथ लखनऊ से ही लड़ेंगे, अमित शाह गांधीनगर से लड़ेंगे, मोदी जी का तो क्या कहना, उनका टिकट तो कटने वाला नहीं रहा, प्रज्ञा ठाकुर की जगह वहाँ से भोपाल से शिवराज चौहान लड़ेंगे क्या। इस तरीके की बहुत सारी जो लिस्ट हैं वो वायरल हो रही है मीडिया में और सूत्रों के हवाले से खबरों का अंबार आ गया है। बीजेपी की पहली कैंडिडेट लिस्ट, जैसा मैं कह रहा था, 100 नामों का ऐलान हो सकता है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही। ये सूत्र बड़े नटखट से नजर आ रहे हैं, मुझे बड़े नटखट लग रहे हैं। समय समय पर ये जो सूत्रों का नटखटपन नजर आ रहा है, कोई 100, कोई 132, कोई 140, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। और बीजेपी में ये भी कहा जा रहा है कि तमाम नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। कई ऐसे सांसदों के टिकट कटने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश में एक सर्वे किया गया है, बहुत दिनों से सर्वे के हवाले से मीडिया खबर चलाता रहा कि इनका टिकट कटा, उनका टिकट कटा, लेकिन जो क्षेत्रीय संतुलन है, जातीय संतुलन है, ओबीसी है, इसको साधने को लेकर बहुत तगड़ा मंथन चल रहा है। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, बदमिजाज सांसद हैं, हर तीसरे दिन उनका वीडियो वायरल होता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनको भी टिकट मिल जाएगा क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं वो जाति ना नाराज हो जाए। खैर, बहुत गुणागणित समीकरण हैं और बहुत सारी चर्चा है। ये भी कहा जा रहा है कि कई जो मंत्री हैं, जो राज्यसभा से हैं, केंद्रीय मंत्री, वो भी चुनाव लड़ेंगे इस बार। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से भी कुछ लोग इस बार चुनाव लड़ते नजर आए। तो मंथन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो सर्जिकल सिस्टम है बीजेपी का, जो एक तरीके से सर्जरी करती है बीजेपी अपने संगठन के बीच बीच में, एंटी इनकम्बेंसी, जो सांसदों के प्रति जो नाराजगी है, क्या उसको सर्जरी के जरिए उस नाराजगी को प्रो इनकम्बेंसी बीजेपी बना पाएगी क्या? और क्या यही फार्मूला है 400 पार? उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2024 के चुनाव में क्लीन स्वीप यानी सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 74 सीटों पर बीजेपी खुद चुनावी मैदान में उतरेगी, जबकि 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी। बीजेपी ने अपना दल एस और आरएलडी को 2-2 लोकसभा सीटें देने का प्लान बनाया है, तो सुभाषपा और निषाद पार्टी के लिए 1-1 लोकसभा सीट देने का फैसला किया है। हालांकि बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से अभी तक इन सीटों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक गठबंधन की बात करते समय उन्हें मिलने वाली सीटों की संख्या बता दी गई थी। बीजेपी का मिशन क्लीन स्वीप। बीजेपी यूपी में मिशन क्लीन स्वीप को टारगेट लेकर चल रही है, यानी सूबे की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का पार्टी का मकसद है। इसीलिए बीजेपी ने तमाम छोटे छोटे दलों को साथ मिलाया है ताकि देश भर में बीजेपी के 370 और एनडीए की 400 पार के लक्ष्य हासिल किया जा सके। दिल्ली में हो सकते हैं कई बदलाव। वहीं दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के टिकट कटने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का टिकट कटने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसा ही अनुमान मीनाक्षी लेखी को लेकर भी लगाया जा रहा है। मनोज तिवारी, रमेश भिदोड़ी की टिकट फाइनल मानी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। वहीं अटकलें हैं कि मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतार सकती है।
अगर गुना सीट पर सिंधिया की वापसी होती है तो ज्योतिरादित्य के पूर्व सहयोगी और वर्तमान बीजेपी सांसद केपी यादव का टिकट इस सीट से कट सकता है। शिवराज चौहान को बुलाया जाएगा दिल्ली। भोपाल लोकसभा सीट से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कटने की सुगबुगाहट है। दरअसल प्रज्ञा सिंह ठाकुर लोकसभा चुनाव 2019 के आखिरी चरण की वोटिंग के दौरान नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने को लेकर विवाद में गिर गई थी। इस विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भले ही उन्होंने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन मैं उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। चर्चा है कि भोपाल सीट से बीजेपी चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। भोपाल लोकसभा सीट पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म था कि शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बहुत सारे कयास, बहुत सारी गुणा गणित, कयासबाजी और उत्तर प्रदेश में लफाजी भी खूब है। बीजेपी यूपी में 4 सहयोगी दलों के साथ में लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही है। अपना दल, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सुहेलदेव समाज पार्टी, राजभर वाली पार्टी। और प्रदेश में एनडीए के चारों जो हैं ये सहयोगी दल हैं। इन दलों के बीच सीटों की बात जैसा कि अभी सामने आ रही है वो ये है कि 2 अपना दल की जो पुरानी सीटें थी वो 2 सीटें कोई ले सकते हैं। जो कमिटमेंट हुआ है जयंत चौधरी का, 2 सीटें उनको मिलेंगी। और मंत्रिमंडल में यूपी में जयंत चौधरी के एक किसी विधायक को मंत्री पद, यही बात कही जा रही है कि सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता राजभर को मंत्री पद और उनके दल के किसी नेता को 1 लोकसभा का टिकट और 1 लोकसभा का टिकट निषाद पार्टी को भी मिलेगा। मौजूदा संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद सांसद हैं और संत कबीर नगर से, तो संत कबीर नगर या कोई अन्य सीट वो खलीलाबाद भी मांग रहे हैं। तो कुल मिला के ये गुणा गणित एक बार बैठ सकता है इन लोगों के बीच में। लेकिन संजय निषाद 2 सीटें मांग रहे हैं, राजभर भी 2 सीटें मांग रहे हैं। ये गुणा गणित अपने तरीके का है। और अनुप्रिया पटेल भी कुछ ज़्यादा डील करने के मूड में है बीजेपी के साथ। जब से वो आई हैं उनकी पार्टी दिन दूना रात चौगुना फली फूली है। तो कुल मिलाकर लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि 74 सीटें वो हर हाल में लड़े, तभी उसका मिशन पूरा होगा। और इसके लिए पूरी तरीके से जो चीज़ें हैं उसकी गोटे बैठाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक चुनाव संचालन समिति का गठन भी कर दिया गया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को उसका प्रभारी बनाया गया है। जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री उसमें हैं। इसी तरीके से 3 अन्य नेताओं को भी चुनाव संचालन समिति लोकसभा में रखा गया है। जाति संतुलन समिति में भी है। इस बीच अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने तंज कसा। डिप्टी सीएम की कुर्सी के बारे में उन्होंने कहा कि वो खतरे में है, क्योंकि जो कुछ नेता भी उनकी पार्टी के ही गए हैं, 6 विधायक गए हैं। अखिलेश ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी से ही डिप्टी सीएम होगा। पीडीए परिवार को लगातार बढ़ाने की कोशिश में हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। इस सरकार ने किसान के साथ धोखा दिया है। ये किसान को वादा करके आए थे सत्ता में कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से किसानों के ऊपर संकट पैदा किया है, किसानों की आय नहीं बढ़ी और लगातार नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, न नौकरी है। और जो कि भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब लीक हो रही हैं और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है जिससे उसे नौकरी न दे पाए। और अब तो सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे उनके पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो सोचिए नौजवानों का और बच्चों का भविष्य क्या होगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, वो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना नहीं है, मुख्यमंत्री सांड सुरक्षा योजना है वो। तो चाहे आप गवर्नर हाउस चले जाओ और
हो सकता है उन्होंने भी अखबार पढ़ लिया हो कि होली नहीं मनाएंगे, और फिर जिन्हें पैकेज दिया था, अरे पैकेज का पार्ट मंत्री भी तो है, क्या पैकेज का पार्ट मंत्री नहीं है? भाई आपने समाजवादियों को छीन लिया, समाजवादियों को आपने राती रात मना लिया, पौटा लिया, लालच दे दिया, तो भाई अब उनको मंत्री भी तो बनाओ। भाई दिनेश शर्मा जी को आपने रिप्लेस किया एक दूसरे उससे, अब भाई डिप्टी सीएम वो फेल हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, तो अब उनको रिप्लेस किससे करोगे? हमारे ही पार्टी के किसी नेता से तो रिप्लेस करोगे। भाई रिप्लेसमेंट होना है, जो आपने आश्वासन दिया है अब कैसे पूरा करोगे? तो हमें उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी गए वो भी शपथ लेंगे। में मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही हो, भाई मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है कि उसके विधायक को सेंट्रल फोर्स उठा के ले गया। हम कुछ भी कहते रहे। अब जो महासंघ की बात की थी आपने, महाकुंभ की बात की, मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा इसको, और 3। पहला जो फेक इनकाउंटर हुआ था, वो जिम का इंस्पेक्टर था नोएडा का यादव, क्या उसके जो फेक इनकाउंटर करने वाले अधिकारियों की कार्रवाई हुई? इसी तरह जालौन में और झांसी में बॉर्डर पे एक पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई, पुलिस ने मारी उसको, फेक इनकाउंटर किया, और उसकी पत्नी ने कहा कि अगर 1 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। उस बेचारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। क्या सरकार ने मदद की? अखिलेश यादव के तेवर तीखे हैं और उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी है। इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि एक डिप्टी सीएम की कुर्सी खतरे में है, लगता है होली से पहले, वो कह रहे हैं कि होली से पहले इस डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं रहेगी या वो डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे। और बड़ी उम्मीदों भरी नज़रों से अखिलेश यादव सत्ता की तरफ देख रहे हैं कि भाई मेरे ही लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसा मन ही मन वो प्रसन्न भी हो रहे हैं कि भाई डिप्टी सीएम को कौन रिप्लेस करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न छोड़ दिया है हवा में। अब वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ती कहीं ना कहीं उनके पास भी आई होगी। तो कुल मिलाकर मामला बड़ा दिलचस्प है। और जैसा मैं कह रहा था कि एक कमेटी बनाई गई है लोकसभा चुनावों के लिए, उसके संयोजक स्वतंत्र देव सिंह हैं, सह संयोजक पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, मोहित बेनीवाल नेता हैं, कांता करदम नेता हैं, धर्मेंद्र सिंह, ये लोग बनाए गए बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा गणित, बड़ा जो एक तरीके से जोड़ तोड़ चल रही है। कहानी कुछ अलग तरीके की है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत प्रमुख महानगरों से हमारे संवाददाता, जो राजनीतिक रूप से बहुत चैतन्य लोग हैं, पत्रकार वैसे ही बहुत चैतन्य होता है, चेतना होती है, राजनीतिक चेतना पत्रकार में जरूर होती है। ऐसे ही हमारे संवाददाता लखनऊ से संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप स्वागत। अजेंद्र चौहान हमारे बहुत पुराने सहयोगी आगरा से जुड़े हैं। अजेंद्र आपका भी स्वागत। विक्की डे काशी से, बनारस से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुनील मालवी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं और अनिल शर्मा जयपुर से। आज हमने सोचा कि जो अपने सहयोगियों से रोज़ हम मेहमान बुलाते हैं, पॉलिटिकल लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, आज हम जो अपने साथी हैं और ये लोग दिन भर रहते हैं, बहुत सारी खबरें ब्रेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इन लोगों से एक बार हमने सोचा कि ज़रा बात करें और सांसदों का परफॉर्मेंस और बहुत सारी चीज़ों को समझा जाए। राजधानी लखनऊ से शुरू करते हैं। संदीप मिश्रा, आपके पास आ रहा हूँ। राजनाथ सिंह को लेकर बीच में तरह तरह की अटकलें आई हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वही वहाँ से लड़ेंगे। राजनाथ सिंह को लेकर वहाँ की जनता में, वहाँ की जो लोग हैं, उसको लेकर क्या एक उनका क्या छवि है, क्या परसेप्शन है उनके बारे में? और जो समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा आए हैं, क्या कहीं मुकाबला टिकता नजर आएगा क्या, या अभी थोड़ा इंतजार करना होगा? संदीप।
देखिए दुर्गेन जी, एक बात साफ है कि लखनऊ में अगर हम बात करते हैं तो 2 सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं दोनों, जहां पर राजनाथ सिंह हैं, और दूसरी सीट की अगर हम बात करते हैं तो कौशल किशोर है, वहां पे इस समय मौजूदा सांसद हैं। यानी कि हम राजनाथ सिंह की अगर बात करते हैं और 1991 से हम बात करते हैं तो ये यहाँ की अगर बात करते हैं 1991 से, तो अब तक ये बीजेपी का ही रामराज रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद यहाँ पे चुन करके निकल के सामने आए हैं। हम अगर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं तो 1991 से लेकर के 2009 तक उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तब माना जा रहा था कि ये आखिर सीट कहां जाएगी। तब लालजी टंडन जो कि वहां से चुनाव लड़े थे और रीता बहुगुणा जोशी को भारी मतों से उन्होंने हराया था। इसके साथ ही साथ फिर उसके बाद ये बात आई थी कि अगर अब इस सीट पर कौन दावेदारी करेगा, तो राजनाथ सिंह 2014 से वहां पर चुनाव लड़े थे और रीता बहुगुणा जोशी को, जो कि कांग्रेस से लड़ी थी चुनाव उस समय, और उनको काफी भारी मतों से उनको जो है हराया था। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो लगभग 50% वोट जो है उस समय जो है इनको राजनाथ सिंह को मिले थे। तो साफ है कि जातीय समीकरण की अगर हम यहाँ की अगर बात करते हैं या तो फिर हम यहाँ के समीकरण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो समीकरण बैठता है वो लगभग जो है 18% मुसलमान है यहाँ पर, जो मुस्लिम वोट बैंक है, काफी महत्वपूर्ण वोट बैंक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो लगभग 18% के आसपास जो है वो ब्राह्मण वोट बैंक है। तो साथ ही इसके साथ अगर बात करते हैं तो जो दलित वोट बैंक है वो लगभग 28% के आसपास है। तो ये जातीय समीकरण कहलाता है यहाँ के सीट का। लेकिन अब तक हम अगर राजनाथ सिंह की अगर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से लोकप्रिय नेता हैं और इसके साथ ही साथ जब भी कभी वो लखनऊ आते हैं राजनाथ सिंह तो उनके लिए कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित होते हैं, पहले से ही उनके पास में जनता का जो लगाव है। संदीप, हम फीडबैक की बात करेंगे, आज फीडबैक की बात करेंगे। हम कोई भविष्यवाणी, अभी बहुत लंबा चुनाव आना है तो भविष्यवाणी नहीं करेंगे, फीडबैक की बात करेंगे। आप पब्लिक के बीच में रहते हैं तो राजनाथ सिंह को लेकर क्या फीडबैक है? देखिए बिल्कुल दुर्गेन जी, साफ है कि जो जनता का जुड़ा जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को प्रॉपर तरीके से वो राजनाथ सिंह अब तक उठाते आए हैं। यानी कि साफ है कि लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ में सबसे बड़ी एक समस्या है वो है ट्रैफिक की जाम की समस्या है, जहां पर जनता जूझती रहती है हमेशा। तो इसको लेकर के लगातार उनसे जो है लोग संवाद करते रहते हैं, लोग उनके बीच में जाते हैं कि हमारी ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर निर्धारण लगातार वो करते आए। अब बात करते हैं तो पिछले हम 2 महीने 3 महीने की तो लगभग 2-3 ऐसे पुल हैं जिनका उन्होंने लोकार्पण किया है। साफ तौर पे जनता को एक बड़ी सौगात दिया है लोकसभा चुनाव से पहले। तो कहीं ना कहीं यह भी माना जाता है कि जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं जो राजनाथ सिंह तक पहुंचते हैं, उन मुद्दों का कहीं ना कहीं वो निराधार करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जनता के बीच में उनके संवाद की अगर हम बात करें तो बेहतर संवाद है उनका, लोगों से मिलते हैं। जब कभी लखनऊ आते हैं तो लगातार घर पे कम रुकना होता है उनका, व्यापारियों सम्मेलन में हो या फिर कहीं क्षेत्रीय सम्मेलन हो तो वो अक्सर जो है जाते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम राजनाथ सिंह की अगर बात करते हैं तो राजनाथ सिंह यहां से लोकप्रिय नेताओं में से गिने जाते हैं। और इसके साथ साथ गोदी गांव एक है, वहां पर उन्होंने गोद भी ले रखा है। उस गांव को 2014 में जब सांसद बने थे तब उस समय गोद लिया था, और उसके बाद से वहां के विकास के बारे में भी लोगों से जानकारी प्रॉपर तरीके से लेते रहते हैं। ठीक है संदीप, कौशल किशोर जो दूसरे सांसद हैं मोहनलालगंज से, वो काफी विवादों में रहे, उनका परिवार काफी विवादों में रहा है पिछले दिनों। आप देख लें, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनके एक बेटे की मौत हुई, और वो एक संस्था चलाते हैं नशे के खिलाफ, शराब के खिलाफ एक संस्था भी चलाते, बहुत काम करते हैं। लेकिन उनकी तरफ ही उंगलियां उठी कि उन्हीं के परिवार में इस तरह की ट्रेजेडी शराब के कारण हुई। बहुत सारी चीजें कौशल किशोर को लेकर पिछले दिनों एक विवाद भी रहा है। क्या कौशल किशोर का कोई विकल्प बीजेपी तलाश रही है, या वो बिल्कुल निष्कंटक है वहां को लेकर, मोहनलालगंज को लेकर? देखिए दुर्गेन जी, साफ है कि मोहनलालगंज सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है, और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो कैसे ये असमंजस अभी बना हुआ है कि क्या कौशल किशोर को वहां से चुनाव लड़ाएंगे या फिर कोई नया विकल्प ढूंढते भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से अब से कुछ ही दिन पहले विवादों में लगातार फंसे रहे, लगातार उनको विवाद से जुड़े रहे, लेकिन अगर हम लोकप्रियता की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी स्वयं वहां की विधायक भी हैं, और इसके साथ ही साथ वो जनता के दरबार हो या फिर जनता की समस्या
हो, लगातार वो पत्र लिखते रहते हैं। हम बिजली की समस्या की अगर बात करते हैं तो अभी हाल ही में उन्होंने एक पत्र लिखा था, एमडी को लिखा था, और इसके साथ साथ श्रीकांत शर्मा, माफ कर दीजिए AK शर्मा, जो कि मिनिस्टर ने बिजली विभाग ऊर्जा के, तो उनको पत्र लिखा था उन्होंने। साफ तौर पे जनता के जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका विवाद रहा है, उनके पारिवारिक विवाद रहा है, उनका घर परिवार का एक विवाद रहा है, लेकिन जनता की समस्याओं को लेकर के वो हमेशा जो है जूझते हुए नजर आए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो असमंजस की वो सीट है मोहनलालगंज की, क्या वो उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी उठा करके उनको टिकट देगी या उनका कोई विकल्प छाटेगी, इसमें थोड़ा सा भी असमंजस बना हुआ है। और जनता की अगर हम बात करते हैं तो जनता के बीच में भी उनका लगाव रहा है। अक्सर देखा गया है उनकी फोटो वीडियोस वायरल होती रहती है कि उनके घर के बाहर एक दरबार लगता है और घर पे जो है लोग आते जाते रहते हैं, मुलाकात करते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि उसी सीट की अगर बात करते हैं उनकी पत्नी भी जो है वो विधायक है वहां से, तो निश्चित तौर पे दोनों समस्याओं का जो निर्धारण होता है वो एक ही घर से हो जाता है। संदीप, आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भी देखते हैं, बीजेपी की खबरें भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बीजेपी को लेकर तरह तरह की खबरें हैं। देर रात से लेकर आज तड़के तक दिल्ली में मैराथन बैठक हुई, यूपी पर चर्चा हुई, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी तमाम लोगों के टिकट काटने की बात आ रही, तरह तरह के कयास, तरह तरह की चर्चा, तरह तरह की लफाजी भी पॉलिटिकल जो एक तरीके से क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र में या गलियारे में खूब है। आपके पास क्या खबर है उत्तर प्रदेश को लेकर, जो सांसद हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे सांसद हैं जिनसे जनता बहुत भयानक नाराज है और पार्टी को अगर उनको लड़ाया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या खबर है संदीप आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो चुनाव समिति की कल बैठक हुई है दिल्ली में, और दिल्ली में बैठक काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि शीर्ष नेतृत्व तो बैठक ले रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। अगर हम बात करते हैं भूपेंद्र चौधरी की, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद थे। साथ ही साथ में और भी मंत्रिमंडल जो थे वो भी मौजूद थे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस तरीके से टिकट कटने को अगर हम बात करते हैं, लगभग 80 की 80 सीटों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी, जाहिर सी बात है। और इसके साथ ही साथ में कुछ अपने जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उनको टिकट देने की बात हो रही है। इसके साथ हम अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जिनके हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं या फिर हम उनके चरित्र की बात करते हैं, तो कुछ नए युवाओं को भी मौका देने की कगार में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, जिनके नाम की चर्चाएं जो है काफी तेजी से चल रही है कि उनको भी लोकसभा चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी लड़ा सकती है। अगर हम अभी कुछ दिन पहले हमेशा सुर्खियों में रहे हैं गोंडा के सांसद ब्रजभूषण सिंह की अगर बात करते हैं, उनके नाम पे चर्चाएं तेज चल रही हैं कि आखिर उनका टिकट कट सकता है। इसके साथ साथ कौशल किशोर की भी चर्चाएं चल रही हैं, तेजी से चल रही हैं। अजय मिश्र टेनी के बारे में क्या खबर है? अजय मिश्र टेनी, लेकिन ये एक अनुमान है, ये जी संदीप टेनी के बारे में कोई खबर? जी 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 देखिए दुर्गेन जी, बात साफ है कि अभी तक ट्रेनी के हम बात करते हैं उनके परिवार की या उनके घर की बात करते हैं तो अभी तक कुछ ऐसी सुर्खियां नहीं बनी है। लेकिन जहां तक जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी में जो आजकल चर्चाएं तेज हैं, उनमें कुछ नाम में से एक नाम ये भी आता है और इसके साथ ही साथ में कि टिकट कट सकता है। लेकिन अब क्या कितना जुगाड़ है उनके पास में या कितनी पहुंच है उनके पास में, वो तो वो निर्धारित करेगा। लेकिन साफ है कि जो चर्चाएं हैं, उन कई नामों की चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी में आजकल जोरों पे चल रही है, क्योंकि सबको अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज लिस्ट आ जाएगी, कल लिस्ट आ जाएगी, किसका नाम कट रहा है, किसका नाम जोड़ा जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रॉपर तरीके से जो नेता आ रहे हैं वो करते चले आ रहे हैं। लेकिन अभी बहुत से नामों की जो हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, उस पर अभी बहुत संशय बना हुआ है। बहुत ज्यादा उसमें भी मंथन करने की बात है कि कैसे उन नामों को आगे निकाला जाएगा या भारतीय जनता पार्टी उन नामों पर कैसे इस बार जो है चुनाव लड़ेगी। तो बहुत सी चीजें हैं जिनको लेकर के अभी तक संशय बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे ही उन लिस्टों का वायरल लिस्ट को घोषित करेगी तो निश्चित तौर पे सारी संशय जो दूर हो जाएंगी कि आखिरकार इस बार भारतीय जनता बहुत शुक्रिया संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। संदीप मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार लखनऊ से जुड़े थे और इस बात को लगातार वो कह रहे थे कि अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, बहुत सारा जो अभी कवायद है वो करनी है बीजेपी को, देखिए। लेकिन बहुत जल्दी ऐसा कहा जा रहा है कि 2-4 दिन में एक लिस्ट बीजेपी की आएगी। तैयारी बहुत भारी है, लेकिन सर्जरी ही क्या हथियार है 400 पार का।
सवाल यही है कि क्या सर्जरी से 400 पार का जो लक्ष्य है बीजेपी हासिल करेगी? सर्जरी बहुत ज़रूरी है या मजबूरी है? बड़ा सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अगर लक्ष्य दिया है तो फिर सर्जरी हो, चाहे बाईपास करना पड़े और चाहे छोटी मोटी सर्जरी करनी पड़े, वो करके मानेंगे। और लक्ष्य बीजेपी हासिल करने में बहुत माहिर पार्टी, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। हमारे साथ दो और नए मेहमान जुड़े हैं। दिवाकर मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और मयंक शुक्ला, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हैं। रायबरेली इस समय बड़ा चर्चा में है, रायबरेली और अमेठी। मयंक शुक्ला, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और हमारे सहयोगी अजेंद्र चौहान उत्तर प्रदेश के आगरा से जुड़े हुए हैं, विक्की डे काशी से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से अनिल शर्मा राजस्थान की राजधानी जयपुर से, और हमारे सुनील मालवी हमारे सहयोगी भोपाल से है। मुझे लगता है थोड़ी सी उत्तर प्रदेश से बात कर लेते हैं जल्दी से। अजेंद्र चौहान, आपके यहाँ आगरा और 2 सीटें हैं फतेहपुर सीकरी, वहाँ के सांसदों को लेकर क्या इनपुट है जनता के बीच, क्या फीडबैक, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आगरा जिले की लोकसभा की बात कर ली जाए तो एसपी सिंह बघेल, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, और अगर उनकी बात कर लें तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा लोकसभा जो है वो भाजपा का गढ़ पूरी तरह से माना जाता है। इससे पहले 2 बार रामशंकर कठेरिया सांसद रहे, जो कि अब इटावा से सांसद हैं। अगर छवि की बात कर ले तो आगरा में विकास हुआ है। जिस तरह से वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, तो अगर आगरा के अस्पतालों की बात कर ली जाए, सरकारी अस्पतालों की, तो वहां पर कायाकल्प हो रहा है। तमाम वहां पैसा वहां के बजट में आया है, और सबसे बड़ा जो फायदा यहाँ मिलने वाला है वो जो उत्तर प्रदेश, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या यूपी गवर्नमेंट हो, दोनों ही सरकार है। आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास हो चुका है। कुछ ही दिनों में पहले फेज का काम पूरा होकर यहाँ मेट्रो चल जाएगी। साथ ही साथ गंगा जल आगरा में आ गया है। तो आगरा लोकसभा, कम शब्दों में कहना चाहूंगा कि आगरा लोकसभा में बिल्कुल यहाँ अभी तक कोई विरोध देखने के लिए नहीं मिला है। ना ही इस तरह का कोई वीडियो वायरल हुआ है, या ना ही ऐसी कोई आम जनता के बीच में जब बात आई है कि जिसमें कि एसपी सिंह बघेल का विरोध हुआ हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें फतेहपुर सीकरी लोकसभा की, तो वहां एक चीज ये देखी गई, कुछ दिन पहले हमने के न्यूज के माध्यम से दर्शकों को दिखाया कि जो राजकुमार चाहर सांसद हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा से, उन्हीं के गांव के लोग उसी गांव की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं और विकास न होने की बात कह रहे हैं। तमाम ऐसी बातें यहां देखी गई कि लोगों ने कहीं ना कहीं नाराजगी जताई। अगर शीर्ष नेतृत्व की बात करें, या जो आगरा जिले की जो भाजपा की जो टीम है, जो ऊपर तक अपनी बातें पहुंचाती है, वहां अगर सुगबुगाहट देखी जाए तो कहीं ना कहीं ये बात चर्चा में आ रही थी कि शायद जो राजकुमार चाहर है उनकी टिकट कट सकती है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात किसी भी बड़े नेता ने नहीं कही है। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है कि जिस तरह से आगरा 2007 की हम बात कर लें तो दलितों की राजधानी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर सभी विधायक भाजपा से आया करते थे। लेकिन उस दौर में भी कुंवर चंद एडवोकेट यहाँ लोकसभा चुनाव लड़े, वो भी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया से चुनाव हारे थे। तो जाहिर सी बात है कि आगरा लोकसभा और मैं जो आगरा के अंदर जो 2 लोकसभा हैं, क्योंकि जब राज्यों पर चुनाव लड़े तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो सांसद बने। तो उसके बाद लेकिन यहाँ पर एक सीमा उपाध्याय सांसद बनी, जो कि बहुजन समाज पार्टी से बनी। लेकिन आगरा की अगर हम बात करें तो कई वर्षों से चला आ रहा है और यहाँ पर भाजपा के सांसद का होना तय है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं देखा जा रहा है। जैसे कि अगर लोक विधानसभा चुनाव में देखा जाता है कि एक ही पार्टी से तमाम लोग अपने पोस्टर छपवा देते हैं, चाहे वो विधानसभा का नाम लिखकर, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, उस दौड़ में शामिल होने के लिए। लेकिन आगरा में दोनों ही लोकसभा में, चाहे राजकुमार चाहर हो फतेहपुर सीकरी से या एसपी सिंह बघेल हो आगरा लोकसभा से, कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि रामशंकर कठेरिया को शायद आगरा से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। फिलहाल इन दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, जो पहले से ही सांसद हैं, उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। लोगों की हम बात करें तो आगरा लोकसभा में, जो आगरा लोकसभा का क्षेत्र है, वहां की जनता ने जो वोट दिया है उनके अंदर विरोध के स्वर नहीं देखे गए हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोकसभा फतेहपुर सीकरी लोकसभा की बात कर लें तो जो सांसद हैं उनका विरोध कहीं ना कहीं कुछ जगह किया गया, और जिसके वीडियो हमने तमाम दिखाए भी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजेंद्र, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। विक्की डे के पास जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का वो क्षेत्र है और विकास अपार है, रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। वहाँ मेरा सवाल विक्की डे से उलट है। वहाँ ये तो सवाल बनता ही नहीं है कि भाई नरेंद्र मोदी का क्या विरोध है, क्योंकि इतना बड़ा नेता पाकर काशी गदगद है
काशी प्रफुल्लित है, तो ये सवाल तो बनता ही नहीं। सवाल ये है कि विपक्ष में कौन, बीजेपी में तो मोदी है, विपक्ष में कौन? वहां कुछ दिख रहा, हवा पानी कोई बना रहा है क्या? विकी डे। बिल्कुल दुर्गेश जी, आपको बता दें कि वाराणसी जो काशी महादेव की नगरी मानी जाती है, और 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ से ताल ठोकी 2014 में, तो उनके सामने जो है कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता माने जाते हैं बनारस से अजय राय, उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2014 में भी लड़ा उन्होंने मोदी के सामने, और 2019 में भी लड़ा। लेकिन आपको बता दें रिजल्ट कुछ इस तरह था कि 2014 में जो अजय राय को वोट मिले वो 75,614 वोट मिले, और 2019 की बात करें तो 1,52,548 वोट मिले। और ये अंतर आपको बता दें 5,30,000 के अंतर से जो नरेंद्र मोदी ने चुनाव को जीता था। तो ये एक बड़े नेता जो माने जाते हैं। फिलहाल अभी की बात करें तो वो अजय राय दिख रहे हैं कि इसमें वाराणसी से जो मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। बनारस की जनता भी ऐसा मानती है, कांग्रेस नेता भी। विकेट राजेश मिश्रा भी टिकट मांग रहे हैं, कुछ ये कहा जा रहा है कि वो बसपा से चुनाव लड़ सकते हैं, पूर्व सांसद हैं काशी के वो। क्या इस तरह की सुखबुआहट है वहां पर राजेश मिश्रा को लेकर, या आपस में कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट है? बिल्कुल, अभी बात करें तो राजेश मिश्रा जो यहाँ के पूर्व सांसद रह चुके हैं कांग्रेस से, उनसे भी हमने बात किया कि अभी उनके अंदर भी जो थोड़ा सा मनमुटाव है कांग्रेस पार्टी को जो टिकट बंटवारे को लेकर, उनके अंदर भी मनमुटाव है। और अभी फिलहाल ऐसी कोई कवायद नहीं, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी को अभी नहीं छोड़ूंगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात आएगी तो आप लोगों के सामने आएगी। फिलहाल अभी ऐसी कोई बात नहीं। अभी जो फिलहाल नाम जो दिख रहा है वो एक ही नाम दिख रहा है, अजय राय। और बात करें अगर समाजवादी पार्टी से तो सुरेंद्र पटेल, जो कि वो एक अच्छे नेता है, वो भी टक्कर दे सकते हैं। अब तो समाजवादी पार्टी ने वो सीट ही दे दी कांग्रेस पार्टी को। अब सुरेंद्र पटेल का कुछ नहीं हो सकता, वो तो सीट अब कांग्रेस के कोटे में चली गई। अब लड़ेगा कांग्रेस का आदमी, भले ही कांग्रेस के सिंबल पर सुरेंद्र पटेल लड़ जाएं, लेकिन मोदी के सामने अब कांग्रेस को उम्मीदवार होगा और समाजवादी पार्टी समर्थन करेंगी। विकीडे, वो क्या परिस्थितियां बन रही हैं? क्या सब मिलकर कोई टक्कर वक्कर दे पाएंगे, आसपास कहीं टिक पाएंगे लोग? बिल्कुल, अभी आपके धरातल की बात करें तो ऐसा कोई चेहरा विपक्ष में अभी मोदी को टक्कर देने वाला नहीं दिख रहा है, क्योंकि बनारस में पहला ऐसा सांसद है 2014 से एक दशक बीत गए। तो आपको बता दें कि लगभग 44 बार जो है ऐसा सांसद जो अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते हैं, और जब भी वो आते हैं एक अलग सौगात की जो बौछार देते हैं काशी वासियों को। और पिछले 10 साल में जब भी वो आते हैं काशी वासियों से भोजपुरी अंदाज में मिलते हैं। और इसीलिए जो काशी की जनता में जो लोग कहते हैं कि मोदी के दिल में काशी और काशी के दिल में मोदी है, तो कहीं ना कहीं सिद्ध होता दिखा भी है। और काशी की जनता जो है भरपूर विश्वास की, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी की गारंटी की जो गाड़ी है, इस पर जनता भरपूर विश्वास कर रही, क्योंकि तमाम ऐसी योजना है जो काशी की जनता को मिली है। आप अल्पसंख्यक कह लीजिए, तमाम जो जाति हैं, इसमें कोई जाति कोई वर्ग। ठीक है विकी आप बने रहिए। मैं अनिल शर्मा के पास जाऊंगा जयपुर से, हमारे सहयोगी राजस्थान की जानकारी लेकर उपस्थित हैं। अनिल शर्मा, राजस्थान में पिछली बार बीजेपी ने स्वीप कर दिया था बिल्कुल धुआंधार तरीके से। इस बार क्या वहां के बहुत सारे जो सांसद थे उनको अब वो मंत्री बन चुके हैं? आप चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौर को देख लीजिए, किरोड़ी लाल मीणा को देख लीजिए, वो राज्यसभा से हालांकि थे। इसी तरीके से आप बाबा बालकनाथ को देख लीजिए। ये जो बड़े चेहरे थे जिनके दम पर बीजेपी ने बहुत कुछ वहां लोकसभा में अच्छा किया था और बिल्कुल कांग्रेस को उखाड़ फेंका था लोकसभा में भी, जबकि कांग्रेस की सरकार थी। और इस बार कांग्रेस की भी सरकार नहीं है, बहुत सारे लोगों के वहां भी टिकट कटने की चर्चा है। क्या स्थिति राजनीतिक बन रही है वहां पर राजस्थान में? अनिल शर्मा जी, दुर्गेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो राजस्थान है, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। 25 लोकसभा सीट की हम बात करें हम 2014 की बात करें, हम 2019 की, यहाँ से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया किया था। हम बात करें यहाँ पे एक सीट पर गठबंधन से लड़ा गया था, जो नागौर से था, हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी से। लेकिन इस बार बीजेपी यहाँ पे ना किसी गठबंधन को करके पूरी 25 विधानसभा सीट पे लड़ेगी। हम बात करें 6 सांसदों की जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, जिसमें से 3 विधायक जीत पाए थे, 3 हारे थे। हम बात करें राजसमंद से दिया कुमारी, जो कि वर्तमान समय में राजस्थान में डिप्टी सीएम है, इनकी जगह एक नया चेहरा सामने आएगा। हम बात करें जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सांसद हैं, जो अभी प्रेजेंट में विधायक भी जीता है, विधायक बनकर उनको एक बड़ा मंत्रिमंडल भी मिला है। हम बात करें अलवर से सांसद बालकनाथ हुआ करते थे, जो अभी वर्तमान में विधायक है। भाई हम बात करें कि जालोर सिरोही से देवजी पटेल हैं, जो विधानसभा चुनाव हारे हैं। अजमेर से भागीरथ चौधरी हैं, जो भी अभी विधानसभा चुनाव हारे हैं। और झुंझुनू से नरेंद्र किशोर है, जो भी चुनाव हारे हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए जो ये 3 सीटें हैं, जो 3
विधानसभा सीट में जो आ रहे हैं इनके भी कहीं ना कहीं नए नाम लिए जाएंगे। हम अब ऐसे जो लोकसभा सीट है जहाँ से वही पुराने जो प्रत्याशी थे वही प्रत्याशी यहाँ से लड़ेंगे जी। ठीक बात है। सुनील मालवी भोपाल से जुड़े हो। सुनील मालवी, शिवराज चौहान को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, प्रज्ञा ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वहाँ भी बीजेपी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। वहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या देख रहे हैं, और क्या शिवराज चौहान भोपाल से लड़ेंगे या अपनी परंपरागत सीट से लड़ेंगे, वो क्या करेंगे, क्या खबर है वहाँ पे भोपाल में? सुनील जी बिल्कुल, देखिए दुर्गेश जी, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, उसमें से एक छिंदवाड़ा जो लोकसभा सीट है उस पर कांग्रेस का कब्जा, बाकी 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान की जो परंपरागत लोकसभा जो सीट है वो विदिशा सीट है, और जो कयास लगाया जा रहा है कि जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से लड़ेंगे, और जो भोपाल राजधानी है उस राजधानी की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर पूर्व जो महापौर रहे हैं आलोक शर्मा, वो इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और उनके अलावा पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता माने जाते हैं, और जो ऑपरेशन 2 जब हुआ था, जब कमलनाथ की सरकार गिरा गई थी, तब उनका अहम रोल था, उनको भी यहाँ से टिकट दी जा सकती है। जी दुर्गेश जी। सिंधिया को लेकर क्या खबर रखते हैं आप? सिंधिया को लेकर जी बिल्कुल, देखिए अभी जो गुना लोकसभा सीट है वहां से केपी यादव सांसद हैं, और जो अभी बात की जाए ज्योतिराव सिंधिया की, तो ज्योतिराव सिंधिया का नाम भी वहां से चल रहा है। गुना लोकसभा से ज्योतिराव सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिली है ज्योतिराव सिंधिया का लगभग नाम तय है। ठीक है। मैं अब राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। मयंक शुक्ला, बीजेपी की तैयारी, प्रधानमंत्री 4 बजे तक बैठकों में हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही। रायबरेली से चर्चा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अभी कांग्रेस इसमें उलझी है। आप लोग अपने दल में, अध्यक्ष जी को मैं आपके सुन रहा था अभी, वो इसी कयास में प्रसन्न नजर आ रहे हैं कि डिप्टी सीएम हमारे दल का हो जाएगा, कौन नहीं हो जाएगा। किस तरीके से मुकाबला करेंगे उत्तर प्रदेश में? बहुत जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है, ऐसा तो लग ही रहा होगा आपको मयंक। देखिए, मैं सबसे पहले बात की शुरुआत करूंगा वाराणसी से, जहां से प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। हम अभी जब आपके डिबेट में आने के पहले और उसके डिबेट के दौरान मैंने बहुत सारी बातें सुनी। वाराणसी को क्योटो बनाने की बात नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने करी थी। मुझे लगता है या तो वो क्योटो बहुत लंबे समय से नहीं गए, और उन्हें पता है कि जनता भी शायद क्योटो कभी जाएगी नहीं। क्योंकि जब मैं वाराणसी की बात करता हूं, उसके बारे में पढ़ता हूं, देखता हूं और सुनता हूं, तो जो सीवर की समस्या 50 साल पहले थी वो आज भी वहां पे है। जिन गांवों को उन्होंने गोद लिया था वो बदहाल हैं। जिन गांवों की उनकी बात करते हैं गोद लेने की, वहां पे स्टेडियम के लिए पैसे तक अलॉट नहीं हो पाते हैं। कागजों में सिर्फ काम चल रहा है वाराणसी का। दूसरी बात मैं करूंगा लखनऊ की। लखनऊ का जो मूलभूत स्ट्रक्चर बना, जो मूलभूत सुविधाएं वहां पे हुई, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वहां कैंसर का हॉस्पिटल हो, या तमाम शिक्षक संस्थाएं हो, या चिकित्सक संस्थाएं हो, जो भी विकास कार्य हुए वो समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में करे थे। मैं बरेली की बात करता हूं, यहाँ से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार जी हैं, जो 8 बार यहाँ सांसद रहे हैं, जिनके कार्यकाल में यहाँ पे कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है। ये वो बरेली है जिसे 2000 राजीव गांधी जी ने अपने टाइम में मेट्रो सिटी की बात कही थी इसे बनाने की, वो तब से वो आज तक सांसद है। यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे वो करीब करीब खत्म हो चुके हैं। रबड़ फैक्ट्री और तमाम बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पे क्लोज हो चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बरेली में जो कुछ भी हुआ वो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ, उससे पहले और उसके बाद सिर्फ कागजों में काम चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि जनता को सिर्फ कागजों में विकास दिखाकर ही चुनाव लड़ना चाहती है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब क्योटो की बात करते हैं और वाराणसी की सड़कें टूटी नजर आती हैं, वहां आज तक कोई बड़ी सुविधा नहीं बना पाए, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना पाए। ठीक है, आप चेहरा दिखा के और तमाम लच्छेदार बातें करके चुनाव लड़ सकते हैं, हो सकता है जीत भी सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि जनता इस बार जागरूक है और जनता जवाब देगी। बहुत सटीक जवाब मिलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पे। मैं चूंकि आप विपक्ष में, आपको सब कहने का अधिकार भी है, मैं इसमें कहीं कोई मेरा कोई प्रोवोगेटिव नहीं है, लेकिन जितनी बार नरेंद्र मोदी जी आते हैं मैं वो शून्य नहीं गिन पाता। इतने 1000 करोड़ की योजनाएं काशी को देते हैं और आप कह रहे हैं सड़क खराब है,
आप कह रहे हैं अस्पताल नहीं बने, ये बात मेरी समझ में आ नहीं रहा। हालांकि हम बहुत दिन से खुद भी काशी नहीं गए हैं, आप गए हो तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो मैं तो बहुत दावे के साथ में ये बात नहीं कह सकता हूँ कि सड़कें खराब हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ। लेकिन ये बात समझ में आती नहीं है कि जो इतने हजारों करोड़ हर दौरे में 44 दौरे वो कर चुके, और उसमें इतने शून्य रहते हैं। हर दौरे में जो योजनाएं देते हैं इतने शून्य रहते हैं कि जैसे क्योटो हम लोग फोटो में देखते हैं तो वो जो आते हैं आंकड़े कितने हजार करोड़ वो गिनते ही रहते हैं हम लोग, और उसके बाद भी ये हालत है, तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मयंक शुक्ला, मैं आपको बताऊं, हमारे जो सम्मानित पत्रकार महोदय खड़े हैं बनारस में, अगर आप उस तस्वीर को ध्यान से देखें तो आपको लटके हुए तार नजर आएंगे। जहां विकास की बात हो रही है, ये बात हो रही थी सारे ग्राउंड अंडरग्राउंड हो जाएंगे, सारे केबल, वो लटके हुए तार मुझे सामने नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जब आप बनारस की बात करते हैं तो वहां पे हम जब धरातल की बात करते हैं, मैं वहां गया हूं बनारस में, वहां आप जो मुख्य सड़कों को, कुछ मुख्य सड़कों को छोड़ दें तो जैसे ही आप किसी गली के अंदर मुड़ेंगे वहां पे जो विकास है वो विनाश में बदल जाएगा। और बहुत अच्छी बात आपने जो शून्य की कही, मुझे लगता है ये जो शून्य है ये सिर्फ ठेकेदारों को और बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए शून्य का काम हो रहा है। ठीक है मयंक, मैं दिवाकर को चर्चा में ले लेता हूं चूंकि समय कम है, और अतुल सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे जहां तक बताया गया कि अतुल रायबरेली से ताल्लुक रखते हैं, तो एक रायबरेली का सवाल इनसे मैं लूंगा अभी। और बाकी दिवाकर जी, ये क्या कह रहे हैं भाई, क्योटो की बात कर रहे हैं तो क्योटो से आगे निकल गया काशी, और ये कह रहे हैं तार लटक रहे हैं, और हमारे संवाददाता के पीछे भी इनको दिखाई पड़ रहा है। तो बड़ी मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है। आपके शीर्षस्थ नेता, मतलब ये तो पूरे क्या कहते हैं, पूरे अभियान की हवा निकालने पर तुले हैं समाजवादी पार्टी के लोग। दिवाकर जी, बम बम बोल रहा है काशी। अभी आपने आंकड़े बताए हैं कि 2014 में जितने से जीते थे उससे दोगुने से प्रधानमंत्री जी 2019 में जीते हैं, और जितने से 2019 में जीते हैं उसके दुगने से 2024 में जीतेंगे। अब इनका तो कोई अस्तित्व है नहीं समाजवादी पार्टी का काशी में, क्योंकि इन्होंने उधार दे दी है कांग्रेस को सीट। तो इनको तो ना कुछ कहना है, ना सुनना है, ना कुछ करना है। तो जो भी ये कह रहे हैं उसमें ना तो सत्यता है। जिस तरह से काशी का विकास हुआ है, तो विश्व का कोई व्यक्ति आता है काशी में तो वो काशी देख करके आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आज आपका बीजेपी के कैंडिडेट की लिस्ट पर यह चर्चा हो रही है और मैं देख रहा हूं कि आपके द्वारा संभावित प्रत्याशियों का नाम स्क्रीन में चल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट पार्लियामेंट का परमिट है। जिस कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा वह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाई गई नई संसद में जाकर के शपथ ग्रहण करेगा। मैं अपने मित्रों को आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि अपनी अपनी जमानत बचाने का प्रयास करिए, चाहे कांग्रेस की सीटें हो चाहे समाजवादी पार्टी की हो, आपकी जमानत बचने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तो एक सीट थी, इनकी जो है 3-4 सीटें थी। अच्छा, कांग्रेस की एक को नहीं आ रही दिवाकर जी, कांग्रेस की एक को नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में सीटें आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होंगी। जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, या आरएलडी का होगा, या हमारे राजभर जी का होगा, ठीक है, या वो जो दिवाकर जी समाजवादी पार्टी गठबंधन करे तो आप कहोगे सीट उधार दे दी, और आप अगर आरएलडी को सीट दो बाबू तो कहो कि नहीं ये गठबंधन है, हमारे साथी हैं। ये दोनों बातें नहीं चलती हैं। मैं अतुल सिंह की तरफ रुख करूंगा, मैं आ रहा हूं दिवाकर, लौट कर आ रहा हूं। अतुल सिंह कभी कहते थे कांग्रेस का टिकट, हम लोगों ने अपने अग्रजों से सुना है और वो दौर भी थोड़ा बहुत देखा है बतौर पत्रकार। हमने 88-89 से हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की तो थोड़ा बहुत समझा है। तब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में निपट चुकी थी, लेकिन देश में थोड़ा थोड़ा उसका
मतलब वो जो पीछे का जलवा जलाल उसका लोग सुनाते रहते थे कहानी किससे, रायबरेली अमेठी हम लोग दौरे करते सुनाते रहते थे कि भाई कांग्रेस का टिकट एक जमाने में बियरर चेक था। तो दिवाकर मिश्रा कह रहे हैं कि संसद का परमिट है बीजेपी का टिकट, ये भी ले आए। इनका भी उरूज आपकी तरह है। तो एक तो ये बताओ कि भाई आप लोग तो पूरी तरह निपट रहे हो बीजेपी के मुताबिक, और अमेठी रायबरेली में क्या हाल है? वहां भी क्या मतलब इस बार भी मटिया मेट होना है, क्योंकि मैडम तो चली गई वहां से। अनम्यूट करो अतुल भाई, अनम्यूट करो। रायबरेली अमेठी में 10 साल हो गए, इन्होंने एक ईंट रायबरेली एम्स हॉस्पिटल हम सबकी नेता सोनिया गांधी जी ने 2012 में लाई थी योजना, और उसको शुरुआत 2013 में हो गई थी। 900 बेड का हॉस्पिटल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको 300 बेड का कटौती करके उसको गोरखपुर भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी खोखले वादे करती है, फर्जी बात करती है। इनका जो भी विकास अभी हम सुन रहे थे वाराणसी के बारे में, सिर्फ कागज पे विकास दिखाई देता है। अच्छा ये बताओ, ये एम्स का उद्घाटन तो इन्होंने अभी किया प्रधानमंत्री जी ने, आपने कौन सा एम्स बनवा दिया भाई? उद्घाटन तो अभी हुआ, प्रधानमंत्री ने किया है। अतुल भाई ये क्या क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है? 2014 से चल रहा है, इन्होंने अभी कोई उद्घाटन कराया, उसमें कोई काम नया कोई काम नहीं हुआ, सब पुराना काम है। सिर्फ नाम बदलने वाली ये सरकार है, कोई नया काम नहीं है, सब फर्जी बातें करते हैं। और अगर बनारस का भी अगर अभी देखा, हमने देखा, मयंक जी ने बताया कि अभी भी तार लटके हुए, कैसा विकास है? विकास दिखाई देना चाहिए। कांग्रेस की योजनाओं को नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी अपनी योजना बता रही है। 10 साल में अगर एक ईंट, या चाहे स्मृति ईरानी जी हो चाहे रायबरेली में एक ईंट इन्होंने रखा हो तो हमको बताएं। नहीं अतुल भाई, ये जरा एक बड़ी उत्सुकता है हमें जानने की कि भाई मैडम चली गई हैं, वहां से कौन, क्या प्रियंका जी आ रही, राहुल जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? बीजेपी का बड़ा इंटरेस्ट है कि राहुल क्या मैदान छोड़ गए, गांधी परिवार का अमेठी रायबरेली से मैदान छोड़ गया, बीजेपी को बड़ा इंटरेस्ट रहता है इसमें। रायबरेली अमेठी दोनों इस बार हम लोग जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीत रही। हम सबकी नेता चाहे प्रियंका जी हो चाहे राहुल जी, जो भी गांधी परिवार से लड़ेगा अब भूतपूर्व विजय होगी। और आप देखिए अभी 6 विधायकों को इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी से तोड़ करके उन्होंने अपने वॉशिंग मशीन लाने का काम किया। उनके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन हो गई? जितने ऐसे विधायक होते, जो ऐसे नेता होते जिनके पास जाके साफ सुथरे हो जाते। भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन चुकी है, जितने बाहरी लोग थे सबको इन्होंने ले लिया है। रायबरेली के हाल बताओ, पूरे जनपद में कैडर समाप्त हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, कैडर इनका शून्य हो गया है। प्रत्येक अरे भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो? कैडर भारतीय जनता पार्टी का समाप्त हो रहा है। जो आप तो लड्डू बांटो, लेकिन आप कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर समाप्त हो रहा है। दुखी क्या हो रहे हो? पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो दरी बिछाएगा। मिश्रा जी सुनिए, आपने दरी बिछाने में मजा आता है। कांग्रेस अच्छा तो दरी बिछाने में मजा आता है। दिवाकर भाई सुनिए दिवाकर भाई, ये सवाल तो बनता है, लड्डू आप सपाइयों को दे देते हैं, आप रसगुल्ला कांग्रेसियों को दे देते हैं, और भाजपा वाले बेचारे संघर्ष, बैठक, भोजन और विश्राम में लगे रहते हैं बेचारे, उन लोगों की बड़ी स्थिति गड़बड़ कर देते हैं आप लोग। जनता को आप दरी से लाना चाहते हैं, उसी को नहीं लाना चाहते। अडानी अंबानी से दरी मंगवा लीजिए मिश्रा जी। इसी में कैडर प्रसन्न है। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व में हमारा सम्मान बढ़ रहा है। देखो दिवाकर जी मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, सुन लीजिए आप। दिवाकर जी, मेरे हिसाब से जितना पॉलिटिकल अनुभव आपको है, आपको 3 बार एमपी हो जाना चाहिए था। अब तक 3 बार एमपी हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 बार एमपी हो जाना चाहिए। जितना पॉलिटिकल अनुभव है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में चंद नेता हैं जो आपके अनुभव और काम के मुताबिक होंगे। हमेशा होती जो आगे भी रहेगी। कोई भारतीय आपने भारत माता का अपमान किया है। अच्छा लीजिए, अब भारत माता का अपमान। दिवाकर जी एक प्रतिक्रिया लेने समाजवादी पार्टी से। दिवाकर जी शांत हो जाइए, अतुल जी शांत हो जाइए। मयंक बोलिए भाई, वो कह रहे हैं आप लोग भारत माता का अपमान कर देते हैं, अब लेकर आ गए। ये देखिए, जाके प्रीन राम ताको वोट कदापि न देही। ठीक है, अब बोलने दी भाई, वो आपका जवाब देंगे। दिवाकर भाई बोलिए, समाजवादी पार्टी के नेता बोलिए। न समाजवादी की शक्ति को मिलेगी, न कांग्रेस को मिलेगी। प्रभु राम की शरण पहुंच जाते हैं, एनडीए को 80 में 80। ठीक है। अब अतुल जी और दिवाकर जी आपस में लड़िए नहीं भाई। बोलिए मयंक, बोलिए, वो कह रहे 80 का 80 जीत लेंगे। मयंक
ये जनता को दरी पे रखना चाहते हैं, कुर्सी पे और सोफे पे नहीं लाना चाहते हैं। मैं इनकी बात सुन रहा था, भाजपा के हमारे बुजुर्ग हैं, अरे बुजुर्ग हमारे एक लोग सुन ले आपके हमारी जमाने में जनता परेशान अरे हुई बुजुर्ग थी। नहीं, नौजवान है वो। समझ सकता हूँ, कोई बात मुलायम नहीं। सिंह ने जो है अरे गोली नेताजी पे चलाई टिप्पणी करके थी। क्या मिलेगा? मिश्रा आपके जी, परेशान हुई प्रधानमंत्री, थी। अरे अरे नरेंद्र बोलने दो मोदी, दिवाकर भाई, उनको बोलने दो भाई। अब आप अपने कोटे से ज्यादा बोल चुके हो, ओवर हो गया है, बोलो। थोड़ा हेलीकॉप्टर गरिमा से रखिए, फूल शब्दों उड़ाए की मर्यादा जाते हैं। रखिए, बुजुर्ग हैं आप। पर उसका जवाब दीजिए। राम भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल उड़ाए जाते हैं। चलिए, मुझे लगता है इसका हल नहीं है कोई। सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, दिवाकर मिश्रा, मयंक शुक्ला, अतुल सिंह, बहुत शुक्रिया। हमारे सभी साथियों का, संदीप मिश्रा, अजेंद्र चौहान, विक्की डे, सुनील मालवी, अनिल शर्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। वास्तव में विपक्षी दल कहें चाहे कुछ भी, लेकिन जो तैयारी है बीजेपी की वो बहुत तगड़ी है। खबर ये पक्की है कि जो 400 पार का टारगेट है उसको पूरा करने के लिए बीजेपी संगठन और नरेंद्र मोदी एक तगड़ी सर्जरी करने वाले हैं। अब इस सर्जरी में कौन कौन इसकी भेंट चढ़ता है, कौन सांसद, कौन मंत्री, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।